देयर इज नो प्रॉपर करियर काउंसलिंग इवन इन स्कूल, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, या एमबीए हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज हो गया। ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी में कि अवेयरनेस करियर्स की बहुत कम है, जिसकी वजह से भीड़ लग जाती है कुछ करियर्स में। भाई हमारे पास 6,500 करियर्स हैं दुनिया में, लेकिन हम जो जिक्र करते हैं वो आज भी केवल 4 या 5 या 10 या 12 तक पहुंच पाते हैं मुश्किल से। कई स्कूल तो करियर काउंसलिंग के लिए ओपन ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि शायद उनके लिए जो है बच्चों के लिए मार्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बच्चों को देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बतानी चाहिए और बच्चों को एक्सपीरियंस करानी चाहिए, बताने से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और शायद आपके लव वंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। करियर काउंसलिंग, जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते। आज हम ये जानेंगे कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्वागत करते हैं हमारे अच्छे गेस्ट का, लव जैन सर। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। Equally, it's an opportunity and it's an honor. Yes. सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। सर, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना मैंने भी देखा, और करियर काउंसलिंग होना शायद उतना ही ज़रूरी है जैसे एक नवजात शिशु के लिए टीका। बिल्कुल 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 सही कहा। इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं ताकि वो समझें हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और क्या क्या उनको फायदे की चीज़ इस पॉडकास्ट से मिलने वाली। करियर काउंसलिंग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत भ्रम है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। नॉर्मली आज भी हमारी सोसाइटी में हम देखें तो हम अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेते हैं, या अपने टीचर्स से गाइडेंस लेते हैं, या अपने दोस्तों से गाइडेंस लेते हैं, और कभी बहुत कम ऐसा होता है कि हम एक करियर काउंसलर के पास जाकर प्रॉपरली जो उस प्रोफेशन में जो स्पेशलाइज करते हैं उनके पास जाकर के हम प्रॉपर एक गाइडेंस लें। तो ऐसे बहुत कम पेरेंट्स हैं या बहुत कम आप कहिए नंबर है सोसाइटी में, खासतौर से टियर 2 टाउन्स जैसे मेरठ जैसे शहरों में जी। आज भी करियर काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से आप ये देखें, ये तो एक नेशनल लेवल पर मैं आपको ये बात आपको बताना चाहूँगा कि एक आप देखते हैं कि एक क्राउड सा है हर करियर्स में। तो आप ये देखें कि कुछ ही करियर्स के लिए हम जानकारी रखते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर लॉ हो गया, या एमबीए हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज हो गया। तो आज भी आप अगर किसी टॉपर से ये पूछें कि भाई आप क्या करना चाहेंगे जीवन में, तो ये 4-5 ऑप्शंस के अलावा उनके पास कोई छठा ऑप्शन निकल के नहीं आएगा। उसका रीज़न है कि देयर इज़ नो प्रॉपर करियर काउंसलिंग इवन इन स्कूल्स। तो कुछ अच्छे स्कूल्स में, कुछ बड़े स्कूलों में तो ये सुविधा फिर भी हो जाती है कि चलिए कहीं आपने करियर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करा दिए, लेकिन सौयों स्कूल्स ऐसे हैं, हज़ारों स्कूल्स ऐसे हैं जहां अभी तक करियर काउंसलिंग पहुंची ही नहीं है। अच्छा। तो आप ये मानकर चलिए कि बच्चों को यही आइडिया नहीं है कि इन 5 या 6 करियर्स के अलावा भाई हमारे पास 6,500 करियर्स हैं दुनिया में, लेकिन हम जो जिक्र करते हैं वो आज भी केवल 4 या 5 या 10 या 12 तक पहुंच पाते हैं मुश्किल से। तो ये एक बहुत बड़ी ये कह लीजिए कि ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी में कि अवेयरनेस करियर्स की बहुत कम है, जिसकी वजह से भीड़ लग जाती है कुछ करियर्स में, और उसका जो आउटपुट जिस तरह से निकल के आता है वो बहुत गलत तरीके से निकल के आता है। जैसे कि आप देखें 15 लाख लोग जेई का एग्ज़ाम देते हैं, 24 लाख लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि क्या अनुपात है इसमें? 24 लाख लोगों में 20,000 शायद गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स है। सही बात। एंड लगभग 15 से 20,000 ही हमारे पास आईआईटी जेई, या फिर हम बात करें नीट, या फिर एनआईटीज जो है, जो संस्थान है, गवर्नमेंट संस्थान है, वहाँ पर इतनी सीटें हैं। तो
केवल इतनी सी सीटों के लिए एक इतना बड़ा नंबर जो एग्जाम में बैठ रहा है, ये दिखाता है कि हमारे पास जानकारियों का कितना अभाव है। अब जब इतनी भीड़ हो ही जाती है तो फिर नेचुरली वहाँ फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे। बिल्कुल। और फेलियर्स का हमारी सोसाइटी में किस तरह से हम उसको वेलकम करते हैं, आपको सब मालूम है कि फेलियर्स को कितनी गलत तरीके से देखा जाता है। जी। अब कायदे में वो बच्चा तो फेल नहीं हुआ है, लेकिन सोसाइटी उसको फेल कर देती है बट सर, अगर वो एक कंपटीशन नहीं निकाल पाता। वही कि कहीं ना कहीं ये अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फेलियर बच्चे का नहीं है, फेलियर सोसाइटी का ये सोसाइटी का है, सिस्टम का है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम स्टूडेंट्स को वो जानकारी ही नहीं दे पाते कि भाई इतने हजार करियर्स हैं आप, और हर बच्चा डिफरेंट होता है। हम इस बात को बहुत अच्छे से एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ काउंसलर इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ जो है हर बच्चा डिफरेंट है, हर एक का IQ लेवल डिफरेंट है, हर एक का ब्रेन फंक्शनिंग डिफरेंट है, बिल्कुल उसका फिजिकल स्ट्रेचर डिफरेंट है, मेंटल स्टेटस डिफरेंट है। तो इतने सारे जब डिफरेंसेस है तो करियर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात। बट तो एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 करियर्स होने चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल उन बच्चों के लिए, क्योंकि 100 के 100 बच्चे अलग हैं। तो जब तक ये जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंचेगी कि और करियर्स क्या हैं, पुराने करियर्स के मुकाबले, कन्वेंशनल करियर्स के मुकाबले जो नॉन कन्वेंशनल करियर्स हैं वो कितने सारे हैं, उनके बारे में अगर हम जानकारी नहीं देंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। और कहना बहुत आसान है, आप अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करिए, कहते तो सब है, लेकिन कौन इस बात को फॉलो करता है अपनी ज़िंदगी में? वही माँ बाप जो कहते हैं नहीं फॉलो योर पैशन। जैसे ही बात आएगी करियर की, उसी समय कहेंगे आप सिंगिंग छोड़ दो, आप म्यूज़िक छोड़ दो, आप स्पोर्ट्स छोड़ दो और केवल IIT JEE की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो। बच्चा सब कुछ छोड़ चुका होता है, उसकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली बहुत फ़र्क आ जाता है इतनी सी चीज़ों से ही। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जिनको बदलना चाहिए, और ये जितनी जल्दी बदलेंगी उतना बेहतर होगा। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए करियर्स की, यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बच्चों को देना चाहिए। कई स्कूल तो करियर काउंसलिंग के लिए ओपन ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि शायद उनके लिए जो है बच्चों के लिए मार्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, करियर काउंसलिंग उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि करियर काउंसलिंग के बिना उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उस मार्क्स का भी करें तो क्या करें। तो शायद यही एक कारण है कि आजकल हमने ये बहुत देखा भी है, बहुत नोटिस भी करा है, सोशल मीडिया पे भी कर कि जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, जो स्कूल में टॉप करते हैं, वो मोस्टली लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। बिल्कुल। जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिनको इतना प्रेशर नहीं होता, जो टेंशन नहीं लेते, वो अच्छा कुछ कर जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि वो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है टू परफॉर्म। और जितने बैक बेंचर्स होते हैं उनके ऊपर इस बात का प्रेशर नहीं होता कि उनको किस एरिया में परफॉर्म करना है, वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके पास चॉइस ज़्यादा होती है लाइफ में कई सारे करियर्स को पकड़ने की। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनके पास तो करियर्स नाम के लिए सिर्फ या तो डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए या सिविल सर्वेंट बनिए, क्योंकि सोसाइटी उसकी या बस उसी के हिसाब से आपको चलना है, और वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। तो ये एक बात सही आपने कही कि टॉपर्स के साथ ये सब चीज़ें बिल्कुल हो जाती हैं कई बार, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई टॉपर्स बहुत अच्छा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, एजुकेशन सिस्टम में आना और इस तरीके से आना कि लोगों की मदद करना कहीं ना कहीं मदद ही है। सर, आपने कब ये ज्वाइन किया था और क्या ऐसा एक कारण था जिसकी वजह से आपने सोचा कि मेरे को ये करना चाहिए? देखिए, मैंने जब 1998 में यंग अचीवर्स अपनी संस्था की शुरुआत करी थी, तो शुरुआत में एक टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर था ये। ओके। तो टेस्ट प्रिपरेशन में हम लोग मैनेजमेंट MBA की या बैंकिंग की उस समय के हिसाब से तैयारियां कराते थे बच्चों को। और तैयारी कराते कराते ये महसूस होने लगा कि करियर्स तो बहुत सारे हैं, और एक ये इट वाज अ मैटर ऑफ ओन रिसर्च कि खुद का एक पैशन डेवलप हो जाना, कि आपको नए नए करियर्स के बारे में जब आप ऑलरेडी कोचिंग करा रहे होते हैं तो आप ये भी ढूंढते हैं कि आप क्या क्या और नए करियर्स बच्चों को बता सकते हैं। बिल्कुल।
तो वहाँ से शुरुआत हुई 1998 से। लगभग 4-5 साल के बाद मैंने काफ़ी कंसंट्रेशन अपना करियर काउंसलिंग की तरफ कर दिया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल करियर्स को मैंने बच्चों को बताना शुरू करा कि करियर्स केवल इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा ही नहीं होते, और भी उसके जैसे बहुत सारे करियर्स और हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग करियर्स हैं जिनको लिया जा सकता है। तो उसमें प्राइमरीली हमने फिर एक एक विषय के ऊपर माइक्रो स्लाइसिंग करी। जैसे मैनेजमेंट में भी नॉर्मली मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर या प्रोडक्शन की बात ही, हम आईटी की बात ही करते हैं जी। लेकिन इसके अंदर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट भी है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है। ऐसे ऐसे करियर्स भी हैं जिनकी जानकारी नहीं है लोगों को। तो हमने वो सारे करियर्स लोगों को बताने शुरू करे कि एक ही करियर के अंदर जब 100 तरह की और स्पेशलाइजेशंस हैं, जबकि हम बात केवल 4 स्पेशलाइजेशंस की करते हैं, तो आप सोचेंगे उसमें कितनी डेप्थ हो सकती है अगर हम करियर्स की बात करें। सही बात। तो उससे फिर मिलते जुलते और भी करियर्स, पैशन बेस्ड करियर्स हमने पकड़ने शुरू करे, जहाँ बच्चों को गाइड कर सकें। जैसे म्यूज़िक है, उसमें कितने करियर्स हैं। अब म्यूज़िक केवल लोग सोचते हैं कि एक परफॉर्मेंस का एरिया है, जबकि म्यूज़िक बिजनेस भी है, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी है, और उसके अंदर बहुत सारे और वेन्यूज़ हैं जिसके अंदर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई करियर्स हैं जिनके बारे में, जैसे डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन में केवल फैशन डिज़ाइन ही नहीं है, वहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइन भी है, इंटीरियर डिज़ाइन भी है, फर्नीचर डिज़ाइन भी है, यूआई यूएक्स, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी है। तो इतनी तरह के डिज़ाइनिंग करियर्स और इतनी तरह के करियर्स हर फील्ड के अंदर है। अब इंजीनियरिंग में भी हम बात करें तो इंजीनियरिंग में पुराने करियर्स आज हम वैल्यू करते हैं तो केवल कंप्यूटर साइंस की करते हैं, जबकि करियर्स तो आजकल देखा जाए तो बीटेक इज ऑल्सो डन इन बैंकिंग सर्विसेज, बीटेक इज ऑल्सो डन इन फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बीटेक इज ऑल्सो डन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, बीटेक इज ऑल्सो डन इन बायोसिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जानकारी हमारी इतनी सीमित है कि हम आज भी बीटेक को कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी दूसरी ब्रांच को कुछ समझते ही नहीं है। मैंने बहुत सारी जगह सेमिनार्स लिए, बहुत बच्चों से इंटरेक्शन करा, और सिंपल बात भी बच्चों को नहीं मालूम होती कि रोबोटिक्स जैसी ब्रांच किस फील्ड के अंदर आती है इंजीनियरिंग की। लोग इसको सोचते हैं कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच है। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बतानी चाहिए, और बच्चों को एक्सपीरियंस करानी चाहिए, बताने से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करानी चाहिए। तो हमारा फोकस थोड़ा अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो गया कि हम चाहें कि भाई एक पर्टिकुलर करियर को केवल बताएं ही नहीं, बल्कि उनको एक्सपीरियंस भी करवाएं। अच्छा सर, आपके अकॉर्डिंग जो आपने बताया, जैसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, शायद ये 2 कारण या 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ में अभी बहुत पीछे हैं। लाइक करियर काउंसलिंग में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्या ऐसे कुछ आपके हिसाब से कारण हैं जो शायद अगर हम पहले अडॉप्ट कर लेते तो इसमें हम काफ़ी आगे हो सकते थे और काफ़ी कुछ हम बदल सकते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी यहीं से शुरू, यही का एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग तो हम क्वालिटी भी गलत ही देंगे, और उसकी वजह से शायद हम वो ग्रोथ भी नहीं ले पाएंगे जो हमें चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर हम पहले से करियर काउंसलिंग कर ले तो हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो करियर काउंसलिंग पे ज़्यादा लोग फोकस करें, और इसमें हम आगे और मेट्रो सिटीज़ की तरह आगे बढ़ सकें? बेसिकली ये तो एज अ सिस्टम देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रूलिंग दैट हैज टू कम विद इन एजुकेशन सिस्टम। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई हुई है, उसके अंडर भी काउंसलिंग सर्विसेज को काफ़ी सिग्निफिकेंस से देखा जा रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए, डिफरेंस इतना ज़्यादा है। अब देखिए एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो आप देखिए, हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इलेक्शंस लड़े हमने किसके अगेंस्ट लड़े? परिवारवाद के। हाँ, राइट, कि हम नहीं चाहते कि एक हायरार्की फॉलो हो। करेक्ट। लेकिन करियर के मामले में, आप इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर ही बना रहे हैं, आज भी डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर ही बना रहे हैं। तो ये समझ यहाँ क्यों नहीं आ रही, जबकि वहाँ हम परिवारवाद के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं? सो एज अ नेशन हम लोग को अगर कुछ सिखाया जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बारे में बातचीत बिल्कुल होती ही नहीं। तो
कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि सिस्टम्स को लेके आना पड़ेगा यहाँ पर अपनी एजुकेशन में, कंपल्शन करना पड़ेगा हर स्टूडेंट के लिए। काउंसलिंग शुड बी नेसेसरी, इट शुड बिकम अ कंपल्सिव पार्ट ऑफ करिकुलम, कि आप जो पढ़ रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं, आपके लिए काउंसलिंग सेशंस टाइम टू टाइम बेहद ज़रूरी हैं। और उसको अगर हम वैल्यू देंगे तो नेचुरली बहुत सारे करियर्स में डाइवर्सिफाई कर पाएंगे यही बच्चे। जो बच्चे आज 4 करियर्स में जा रहे हैं, वो अगर 100 करियर्स की तरफ जाएंगे तो किसी को भीड़ नहीं मिलेगी, किसी को कंपटीशन नहीं मिलेगा। वैसे भी एजुकेशन कंपटीशन का मामला तो है ही नहीं। एजुकेशन में तो ये सिखाया जाता है कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। करेक्ट। लेकिन हम एक्चुअली एजुकेशन इस तरह से ले रहे होते हैं कि आपस में ही कंपटीशन कर रहे होते हैं, जबकि हमारी एबिलिटीज़ अलग हैं। तो अगर हम सब अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से करियर चुनेंगे तो ये कंपटीशन तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और दूसरी तरफ कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा, जिससे हम काफ़ी प्रॉस्परस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एज अ नेशन भी हम प्रोग्रेस करेंगे। करेक्ट। ये इस तरह का बदलाव कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चाहिए। अच्छा सर, आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि कोई 5 या 10 ऐसे करियर्स जिनके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं और उसमें अच्छा पैकेज है? ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं। अब अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देखिए आप। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आप देखिए, इतनी आईपीएल लीग्स हैं या कितनी, आप सोचिए हर स्पोर्ट की अपनी एक लीग है। उस लीग को मैनेज करने के लिए वी नीड प्रॉपर मैनेजर्स। स्पोर्ट्स में भी डेटा एनालिसिस होता है, स्पोर्ट्स के डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो इंडिया, जैसे कि हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई 2036 वी आर गोइंग टू होस्ट मे बी ओलंपिक्स। अगर हम इस लेवल पर सोच रहे हैं तो सोचिए ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, राइट। दूसरा करियर ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये एक ऐसा करियर, ये मानकर चलिए सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, आप ही मानकर चलिए आईटी सेक्टर में तो केवल 5% का फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में लेकर आती है वो, लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म 10% लेकर आती है। अच्छा। और आईटी सेक्टर में हमारे, आप सोचिए हर साल हम 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने आप ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट से ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजर्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप साल में? आप कर ही नहीं रहे, जबकि वहां पर इतना स्कोप है। एज अ टूरिस्ट योर नेशन शुड एक्चुअली कम टू द फोरफ्रंट। सो जितना फॉरेन टूरिस्ट आपका यहाँ आ रहा है और आने वाले समय में आएगा भी, और इतनी सारी मतलब डाइवर्सिटी है आपके कंट्री में कि आप अगर टूरिज्म को प्रमोट करें तो ये रेवेन्यू कहाँ से कहाँ जा सकता है। और पर्सनली भी आपके रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत स्ट्रांग करियर है। म्यूजिक कल्चर अभी हमारे कंट्री में वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आप देखिए म्यूजिक प्रोडक्शन में या फिर म्यूजिक में ही एज एन आर्टिस्ट कितना स्कोप है। आप केवल एज अ प्लेबैक सिंगर ही मत सोचिए, आप एज अ कंप्लीट यूनिट सोचिए। आप किस एरिया में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में भी आप अपना करियर क्रिएट कर सकते हैं। एज एन एजुकेटर ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ करियर, राइट। सिमिलरली एज एन आर्टिस्ट मैनेजर ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ करियर। म्यूजिक के अंदर ही कितने सारे करियर्स हो सकते हैं जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल अलग करियर है। देन डिज़ाइन एज अ करियर। अब डिज़ाइन में आप देखिए लग्जरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट सोचिए आप कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स अगर हमारे मतलब इंजीनियर्स के साथ में अगर प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएं तो आप सोचिए कितना इनोवेशन आएगा। और इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली रेवेन्यू भी कहीं से जनरेट होगा। यूएस जैसी इकोनॉमी क्यों इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है? क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे काम करती है। करेक्ट। चाइना में क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है। पहले चाइना में क्या होता था? कॉपी होती थी। अब चाइना में इनोवेशन हो रहा है। तो फर्क इतना है कि जितना आप इनोवेशन की तरफ जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी आपकी ग्रो होगी। सो ये सारे करियर्स हैं जिसके बारे में हम मतलब एंटर करें तो कमाल हो जाए। विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, आप देखिए रिटेल शोरूम्स, रिटेलिंग कितना बड़ा करियर है आज के समय। तो जो आप उसकी जो सेटिंग है, जो डिस्प्ले है, विजुअल मर्चेंडाइजर्स करते हैं। तो विजुअल मर्चेंडाइजर्स क्यों ना बने हमारे जो यूथ है? पता भी नहीं होगा सर। देखिए ऐसे करियर्स के बारे में जानकारी नहीं होती।
अब ऐसे होटेलियर्स हैं, हाँ। अब होटेलियर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, कितना बड़ा करियर है। अब हॉस्पिटैलिटी में भी अलग अलग तरह के करियर्स हैं, शेफिंग एक अलग करियर है। आप संजीव कपूर को तो सब जानते हैं, राइट, लेकिन आप अगर अपने एरिया में भी अगर आप एक एक्सपर्टाइज हासिल कर लें तो आप अपने खुद के रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, बहुत अच्छा फूड सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ है, कलिनरी बोलते हैं इसमें, तो इतनी आर्ट ऑफ कुकिंग, साइंस ऑफ कुकिंग, ये एक बहुत बड़ा करियर है। तो ऐसे कई हजारों करियर्स हैं जिनके बारे में हम बात करें, और लोग अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे वो हैं उसके हिसाब से इनको चुने तो बहुत मजा है, और बच्चे भी लाइफ को एंजॉय करें हाँ और खुश भी रहें। सबसे बड़ी बात है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखिए तो बहुत पीछे, बहुत पुअर है। आप ये मानकर चलिए 80% ऑफ इंजीनियर्स, इवन दोज हु आर वर्किंग, आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स। वो रूटीन बन गया है ना सर, एक दिन ऐसा, फंसे हुए हैं। यस, तो देयर इज नो जॉब एनरिचमेंट, कोई नया नहीं है आपके काम में। एक डेस्कटॉप टाइप ऑफ जॉब है, तो आप कब तक करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कभी तो मन करेगा कि नहीं भाई, कुछ और भी होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को कैसे सॉल्व करें? करियर तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर इतने डिस्कशंस की ज़रूरत है, वो कम से कम पड़े।